Hi. Discipline is the bridge between goals and accomplishment. Today is 17th of January 2021, 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. द बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश 1760 का था. ये डिसाइसिव बैटल था एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का इंडियन सबकॉन्टिनेंट में. इसमें ब्रिटिश जीते थे और फ्रेंच का रिस्ट्रिक्टेड हो गया था दिस इंडियन कॉलोनी बनाने का ड्रीम. डू और डाई महात्मा गांधी जी का फेमस स्लोगन था. परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. जेम्स ऑगस्टस हिकी 1780 में फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में आया था. होम रूल लीग मद्रास में एस्टैब्लिश किया था एनी बेसेंट ने. आज के सवाल हैं. Where is the headquarters of the World Anti-Doping Agency, WADA, situated? Bor Tiger Reserve is situated in which part of India? Bhagalpur city in Bihar is located on the banks of which river? What are the religious texts of Jainism called? Religious texts of Jainism called? To whom the judge of the Supreme Court submit his resignation? So these are questions for today. आज की वोकेबलरी है एक्सेंचुएट मतलब ध्यान आकर्षित करना, मेक मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट फोकस पे लाना. इंटरमिटेंट जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है. अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स नॉट कॉन्टिन्यूअस और स्टेडी. फॉल्टर का मतलब होता है डगमगाना, स्टार्ट टू लूज स्ट्रेंथ और मोमेंटम. पीक का मतलब होता है मन मुटाव, अ फीलिंग ऑफ इरिटेशन और रिसेंटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्लाइट स्पेशली टू वंस प्राइड जैसे इरिटेशन, अनॉयंस लाइक दैट. प्रीडिस्पोज का मतलब होता है जिसकी संभावना अधिक है, मेक समवन लायबल और इंक्लाइन टू अ स्पेसिफाइड एटीट्यूड, एक्शन और कंडीशन. संभावना उस डायरेक्शन में इंक्लिनेशन है. सो ये वोकेबलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, write down that word along with its meaning in the comment section down below. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है. तो आज ऑल्दो मंडे है बट हमने सैटरडे को भी आंसर राइटिंग किया था, तो संडे और मंडे आज के दिन भी आंसर राइटिंग का ऑफ है. ऑफ है मतलब आपने जो भी अभी तक आंसर्स लिखे हैं उसको कंसोलिडेट करो, अच्छे से रिवाइज करो, बैंक करो. हमें जो पढ़ना है उसको कंसोलिडेट बैंक करना भी बहुत ज़रूरी है. ओके हम कल फिर आंसर राइटिंग रिज्यूम करेंगे और आज शाम को एनसीईआरटी का हाउ वीडियो कैसे पढ़ना है स्ट्रेटेजाइज, आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो. ओके सो आवर रेफरेंस मटेरियल फॉर टुडे इज द हिंदू. दिस इज मंडे 17th of January. फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडिया रिकॉर्ड्स अ 40% स्पाइक इन कोविड इन्फेक्शन ओवर अ वीक. तो कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट का स्प्रेड हो रहा है. 2.55 लाख केसेस रजिस्टर हुए हैं. दिस इज देयर. द गुड थिंग इज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड. अगर बूस्टर डोज अभी तक नहीं लगाया है तो गो गेट द बूस्टर डोज इफ यू आर एलिजिबल. सो दिस इज रिक्वायर्ड. बाकी पैनिक नहीं करना है, कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं. कोविड केसेस डिक्लाइनिंग इन कैपिटल, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा. बट इसका एक दूसरा एंगल भी है कि मोस्ट ऑफ जो पेशेंट्स हैं वो घर पे रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, तो जो ऑफिशियल डेटा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ रहा है वो कम है. दिस इज तमिलनाडु पुलिस कंटिन्यू प्रोब इनटू कॉप्टर क्रैश दैट सीडीएस. ओके तो दिस न्यूज़ इज अगेन अबाउट कि कल हमने ट्राई सर्विस फोर्सेस का इंक्वायरी देखा था कि ऐसा कुछ एक्सटर्नल सैबोटाज नहीं हुआ है जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था. अब जो पुलिस है इस एरिया की, तमिलनाडु पुलिस है, वो भी यहाँ पर इससे रिलेटेड चीज़ों को स्टडी इन्वेस्टिगेट करेगी. ट्राई सर्विस कोर्ट की इंक्वायरी ने तो रूल आउट किया है. दिस इज़ अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वंस अगेन. तो इसने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि कोई मैकेनिकल फेल्योर नहीं था, कि कॉप्टर में कुछ मैकेनिकल ट्रबल आ गया, सेबोटाज नहीं है, नेग्लिजेंस नहीं है. प्रोबेबली जो एक्सीडेंट हुआ वो हुआ बिकॉज ये वैली थी, वैली में क्लाउड्स एंड एक्सटर्नल वेदर कंडीशंस ऐसी थी जिसके कारण जो पायलट ऑफ हेलीकॉप्टर था उसको स्पेटियल डिसओरिएंटेशन हुआ. डिसओरिएंटेशन मतलब जो सराउंडिंग है उसका एक प्रॉपर आइडिया नहीं मिल रहा है. अब बिकॉज ये जो मशीन्स होती हैं बड़ी सोफिस्टिकेटेड होती है, जैसे हम एसएसबी में भी जाते हैं ना तो एक टेस्ट होता है पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट,
उसमें ना ये सब चीज़ें टेस्ट में दिखाते हैं कि आपका अलाइनमेंट, सेंसेस, रीडिंग वगैरह आपको प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है जॉयस्टिक्स वगैरह से। तो कई बार क्या होता है, ये जो अलाइनमेंट चीज़ है, अलाइनमेंट अगर डिसओरिएंटेशन हुआ तो जो पायलट है ना वो स्टडी नहीं कर पाता कि हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है। जैसे फाइटर पायलट्स भी बनते हैं, तो अगर हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हैं, इन्वर्टेड डाइव कर रहे हैं, तो सेंस नहीं हो पाता डायरेक्शन का कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एट टाइम्स ये हेलीकॉप्टर में भी इस टाइप के एक्सीडेंट्स हुए हैं, जब एल्टीट्यूड का मिसकैलकुलेशन हो जाता है या सराउंडिंग का मिसकैलकुलेशन हो जाता है, आप एक्सेस नहीं फाइंड कर पाते, एक्स एंड वाई एक्सेस लाइक दैट। सो अभी प्रोबेबली यही लग रहा है कि यहाँ पे डिसओरिएंटेशन हुआ था बिकॉज ऑफ बैड वेदर, जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। अब जो फर्दर इसमें हमें इन्वेस्टिगेशन में पाया गया और आगे हमें जिस पे वर्क करना चाहिए वो ये है कि इस टाइप की चीज़ों को कैसे ओवरकम किया जाए। सच टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। वेदर फोरकास्ट जो है वो रिपोर्ट थी, क्या वो करेक्ट थी? पायलट को वो रिपोर्ट जो प्रोवाइड की थी उसमें हम इन सब वेदर की वेगरीज को क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ये सवाल उठने चाहिए कि सर्कमस्टेंसेस कैसे बने। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और स्पेशली जब वीवीआईपी की फ्लाइट जा रही है तो आईएमडी और वेदर इन सब चीज़ों की रिपोर्ट लेना, करेक्टली उसको फॉलो कराना बहुत ज़रूरी है। सैटेलाइट इमेजरी भी उस डे की मांगी गई है जिससे पता लगे एक्चुअली में क्या वेदर का वहाँ पे आउटकम था। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, जैसे ये बेस था, सुल्लूर एयर बेस था, यहाँ से आपको जाना था डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में। अब बिकॉज हेलीकॉप्टर प्रेफर किया जाता है, बट अगर वेदर कंडीशन करेक्ट नहीं है तो ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए, बिकॉज वी आर डीलिंग विद वीवीआईपीज, लाइक हमारा टॉप ऑफिसर आर्म्ड फोर्सेस का था। सो द पॉइंट इज वी नीड टू हैव सर्टेन ऑल्टरनेट मैकेनिज्म रेडी। बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हो फॉर वीआईपी, ये रेडी होना चाहिए। देन कॉम्बैटिक ऑपरेशंस जो है फॉरेस्ट एरिया में, कई बार यहाँ पे हेलीपैड में अगर हम लैंड करा रहे हैं तो उस टाइम पे हेलीकॉप्टर काफ़ी वल्नरेबल होता है। कई बार यहाँ पे उसको सैबोटाज करने की कोशिश की जाती है लैंडिंग के टाइम पे। तो ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इस पूरे एक्सीडेंट के, इसमें हमें ज़रूरी है कि जो भी शॉर्ट कमिंग्स हुई उसको आइडेंटिफाई किया जाए एंड फिर फर्दर सच टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए। इसके लिए हमें नेसेसरी मेजर्स लेने चाहिए। बाकी जो ब्लैक बॉक्स है उसमें भी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने ऐसा कुछ एक्सटर्नल सबोटाज तो नहीं बताया, बट एक फर्दर इसमें स्टडी होगा। अभी जो आया है वो केवल एक प्रिलिमिनरी फाइंडिंग है। सो ओके, इसको अभी हम फॉलो अप लेंगे बाद में। देन दिस इज रेंजिंग फायर। रेजिंग फायर मतलब इट्स इन्फर्नो टाइप ह्यूज फायर। Firefighter battling a massive blaze at the 143-year-old Secunderabad club in the early hours of Sunday। 2020 में स्पेशली आई रिमेंबर बहुत सारे केसेस आए थे फायर के, और स्पेशली केसेस आए थे हॉस्पिटल फायर के। हॉस्पिटल फायर, तो ये जो फायर होती है, फायर इज़ अ हैजार्ड, फायर इज़ अ डिज़ास्टर। तो ये सिलेबस में आता है हमारा। एनडीएमए की गाइडलाइंस हमें पता होनी चाहिए कि सर्टेन टाइप ऑफ फायर्स है। इंडस्ट्रियल हैजार्ड हो गया, कुछ डिजास्टर हो गया, फॉरेस्ट फायर इज ऑल्सो वन थिंग, हॉस्पिटल में फायर हो रही है। फायर कंट्रोल मेजर्स कैसे लाएं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ड्रिल जो होती है फायर ड्रिल वो क्यों होनी चाहिए। एट टाइम्स जब फायर होती है तो जो डिज़ाइन होती है हमारी, वो डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मटेरियल से बना है जो इजीली फायर कैचिंग नहीं करता है। सच टाइप ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड। प्रॉपर जो मेजर्स हैं वो रिक्वायर्ड है। एट सम टाइम जैसे हॉस्पिटल का जो हमने पढ़ा था, वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी कि कोविड के कारण कंजेशन बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। सेकेंड, एग्जिट स्ट्रैटेजी ये नहीं बनाते प्रॉपर एग्जिट स्ट्रैटेजी, कि अगर कोई इमरजेंसी हुआ तो स्टेयर्स के थ्रू ये कैसे बाहर जाएंगे। एक हॉस्पिटल का केस था, उसमें इमरजेंसी एग्जिट जो था स्टेयर्स, वो बाहर से लॉक कर रखा था। तो बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच गए बट वो बाहर नहीं निकल पाए। और फायर से प्रॉब्लम जो होती है वो होती है सफोकेशन होता है। फायर बिकॉज ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता है, सफोकेशन होने लग जाता है, स्मोक प्लस लैक ऑफ ऑक्सीजन, और बिकॉज ऑफ दिस सफोकेशन मैक्सिमम डेथ होती है। बर्न तो है ही बट सफोकेशन इज ऑल्सो वन थिंग। सो सच टाइप ऑफ जो डिजास्टर्स है इसका प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी है। देन दिस इज जोकोविक, दिस अपील अगेंस्ट डिपोर्टेशन। तो जोकोविक अब ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा। ये जो मुद्दा था वो था वैक्सीनेशन का
ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री, वहाँ मैंडेट है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है। जोकोविक का पर्सनल डिसीजन था, वो वैक्सीनेशन स्टेटस नहीं डिस्क्लोज करना चाहता है, इट्स पर्सनल चॉइस। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट कंट्री के लॉज है, सो दैट इज़ वाई नोवाक जोकोविक को यहाँ पे वीज़ा कैंसिलेशन हुआ और डिपार्ट यहाँ पे किया, डिपोर्टेशन हुआ। 213 किलोमीटर इन 24 आवर्स इन अ व्हील चेयर, पैरा एथलीट इन ओडिशा ने ब्रेक किया बैरियर, सेटिंग हिज आईज ऑन वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो दिस इज विल पावर, विल पावर इज द बिगेस्ट पावर। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। अब जो नेक्स्ट फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर, सेकंड जो है वो है रिस्ट्रिक्शंस लीव अ बैड टेस्ट इन द माउथ। ये न्यूज़ हम कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, एक तरफ तो पैंडमिक का मैनेजमेंट है, इसका केस स्टडी भी हमने किया था। एज अ डीएम आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो अपने शॉप्स जो है, लोकल हाट मार्केट है, वीकेंड मार्केट है, उसको बोला कि यहाँ पे ताले लगा दो, बंद कर दो। तो इससे आपने कोविड-19 पैंडमिक का स्प्रेड तो रोक लिया, बट व्हाट अबाउट शॉपकीपर्स, व्हाट अबाउट जो यहाँ पे काम करते हैं, व्हाट अबाउट सो मेनी पीपल जो इस पूरे एम्प्लॉयमेंट में एसोसिएटेड है। तो इसके कारण जॉब लॉस हो रहा है, हैवी लॉसेस हो रहे हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, जिम्स, ऑफिसेज वगैरह बंद करने पड़ गए, सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन स्ट्रैटेजी। सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? एक तरफ तो हमारा पैंडेमिक आ जाता है, दूसरी तरफ आ जाता है दिस इकोनॉमिक रिकवरी। कोविड केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं कैपिटल में। दिस इज एजुकेशन प्लस। लेट्स टॉक अबाउट साइंस। तो यहाँ प्राइमरली बात है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट क्या होता है? जैसे अभी आप देख रहे हो वीडियो, इफ़ यू लाइक हम पॉडकास्ट भी कुछ अरेंज कर सकते हैं। पॉडकास्ट में बेसिकली क्या होता है, ऑडियो होता है और काफ़ी इंटरैक्टिव मैनर में पीपल आर टॉकिंग या कोई सर्टेन न्यूज़ में डिलीवरी हो रहा है, लाइक दैट। दीज आर कॉल्ड पॉडकास्ट्स। ओके, तो ये भी एक तरीका है। जब आप से वेन एवर यू आर ट्रेवलिंग, लाइक वीडियो नहीं देखना है, तो यू कैन जस्ट प्लग योर ईयरफोन्स एंड लिसन टू दैट पॉडकास्ट। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। दिस इज अ हेल्दी ब्लेंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आई वॉन्टेड टू गिव वन क्वेश्चन ऑन दिस, बट अब इसको कल देखेंगे। अ हेल्दी ब्लेंड, लुक एट दिस स्टेटमेंट। अ बैलेंस्ड मिक्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस सब्जेक्ट्स इज द इमीडिएट नीड ऑफ द आवर। सी, वो जमाना गया जब सिलोज में हम पढ़ते थे या सिलोज में हम जीते थे। आज का जो वर्ड है ना, दिस इज मोर अबाउट पॉलीमैथ मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी इन द सेंस कि जैसे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तो यू शुड नॉट से दिस कि टेक्नोलॉजी नहीं आता, या फिर कोडिंग में बेसिक कोडिंग नहीं आता, या फिर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। नो, you should try to get a decent amount of grip in other subjects as well. Multidisciplinary होना चाहिए। At the same time, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो ऐसा नहीं कि आप बोलो कि मेरे को ह्यूमैनिटीज़ में ज़ीरो हूँ। नो, ह्यूमैनिटीज़ जो होती है वो आपको ह्यूमन बनाती है, ह्यूमन बीइंग बनाती है। सोसाइटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइक दैट। सो आपको इन सब चीज़ों की भी एक सर्टेन लेवल का थ्रेशोल्ड आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज़ द टाइम फॉर बैलेंस्ड मिक्स। ये हम क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं? बिकॉज ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल आए हैं, अगले साल भी देखना इससे सवाल आएंगे। तो ये जो पॉलिसी है ये एम्फेसाइज कर रही है मल्टी डिसिप्लिनरी सपोर्ट पे। जैसे अभी इंजीनियरिंग में भी बात था कि मैथ साइंस के बिना भी क्या पॉसिबल है। सो द पॉइंट इज़, जो फ्यूचर है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो स्टूडेंट्स को भी हमें इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना चाहिए, और इससे एक्चुअली बेटर ही होता है। जैसे मैथ्स में आपने लॉजिक सीखा, साइंस में सीखा, इकोनॉमिक्स में आपने इकोनॉमी, मनी कैसे वर्क करता है, ये सब सीखा। मैथ्स, फिजिक्स, वर्ड हिस्ट्री आप पढ़ो, आपको इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेगी कि आज का जो वर्ड है वो एक्चुअली में कैसे शेप हुआ, वर्ड हिस्ट्री। तो द पॉइंट इज, जब आपको इतनी सारी चीज़ें पता होती है ना, तो हम जो वर्ड की अंडरस्टैंडिंग है ना वो बेटर होती है। हमें ज़रूरी है हम सॉफ्ट स्किल्स भी बताएं। बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इवन एडल्ट्स में भी होती है, वो खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन उनका पुअर है बहुत। तो मैनी टाइम्स वो कहना तो अच्छा चाहते हैं, बट उनका जो टोन है कहने का, जो चॉइस ऑफ वर्ड है, वो इतने पुअर होते हैं कि वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सो द पॉइंट इज, कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वर्क करना है। ये जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, ये करियर में आपको बहुत हेल्प करेगी। टैलेंट इज गुड, हार्डवर्क इज ऑल्सो गुड, बट ये जो टीम स्पिरिट होती है, टीम वर्क होता है, सॉफ्ट स्किल्स होती है,
ये चीज़ भी एक मेजर फैक्टर होता है करियर प्रोग्रेस का। सॉफ्ट स्किल्स, साइंस, शार्पन, एनालिटिकल, इंडिपेंडेंट थिंकिंग करो, शीप नहीं मेंटेलिटी रखनी है, इंडिपेंडेंट थिंक, इंडिपेंडेंट, एनालिटिकल हो, सवाल पूछो। तो ये चीज़ तब आती है जब हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे मैथ्स सीखो, म्यूजिक, डांस, आर्किटेक्चर, पाइथागोरस जो था वो पॉलीमैथ था, वो ज्योमेट्री, नंबर थ्योरिस्ट, म्यूजिक, बहुत सारी चीज़ें आती थी। डेस्कार्टे मल्टी डायमेंशनल था, ऑयलर म्यूजिक थ्योरिस्ट था, फिजिक्स में जो आइंस्टाइन था वो पियानिस्ट था, वायलिनिस्ट था। तो इस तरीके से जैसे मैथमेटिशियन मंजुल भार्गव जी तबला बजाते हैं। सो द पॉइंट इज दिस इज एक्सेलेंट। म्यूजिक जो होता है, म्यूजिक इज ऑल्सो इज गुड। म्यूजिक से एक तो ब्रेन शार्प होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। तो द पॉइंट इज पेंटिंग, म्यूजिक, ये चीज़ वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, दीज आर एक्चुअली गुड। जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा अब इंटरलिंक्ड हो रहा है। कम्युनिकेशन, आर्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट, इन सब का एक वेल बैलेंस्ड हमें ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश करना चाहिए। एजुकेशन, दैट इज़ वाई quality education is very very important because you are dealing with the future of students. Okay, so this is there a healthy blend. होलजमनेस होना बहुत ज़रूरी है। होलजमनेस जैसे हम बोलते हैं ना, कंप्लीटनेस, होलजमनेस इज रिक्वायर्ड। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, वैक्सीन फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल, गो गेट वैक्सीनेटेड। 77% डोज हो गए हैं, 60 और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं वो भी वैक्सीनेशन लगाए। आप में से बहुत सारे लोग टीनेजर्स हो, गो गेट वैक्सीनेटेड अगर आप इस ग्रुप में आ रहे हो 15 से 18। ओके, देन जो नेक्स्ट है वो स्टेट्स न्यूज़ है। विद जस्ट अ पिक एक्स, कुल्हाड़ी से केरला फार्मर कार्व्स आउट अ टनल, ऐसे उसने टनल बना ली। देन दिस इज एडिटोरियल, दिस इज फ्रेंड इन नीड, इस पे भी हमें एक आंसर राइटिंग करना है, प्रॉबेबली अगले 1-2 दिन में करते हैं। इंडिया श्रीलंका बायलैटरल टाइज पे। श्रीलंका इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज श्रीलंका हो रहा है बैंकरप्ट हो रहा है, पैसे की ज़रूरत है, और चेकबुक डिप्लोमेसी कौन करता है? चाइना। तो चाइना अगर चेकबुक डिप्लोमेसी करेगा, डेट से टेम्पररी रिलीफ मिलेगा श्रीलंका को, बट जो श्रीलंका की सोवेरेनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो जैसे पाकिस्तान चाइना की पॉकेट में है, वैसे श्रीलंका भी चाइना की पॉकेट में आ जाएगा। तो इंडिया के लिए दिस इज जियो स्ट्रैटेजिकली अ बिग टेंशन। सो इंडिया एंड श्रीलंका यहाँ पे क्विकली, इंडिया ने अपना एफर्ट्स यहाँ पे ऑफर किया, हेल्प ऑफर करने की बात है। एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर साहब यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग किए श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, और इंडिया ने बताया कि हम आपका हेल्प करेंगे इन ऑल पॉसिबल वेज फॉर ओवरकमिंग इकोनॉमिक एंड अदर चैलेंजेस लाइक कोविड-19 रिलेटेड। तो इंडिया ने हेल्प ऑफर करने का प्रॉमिस किया है, टाइमली हेल्प होगा, और इतना 500 मिलियन वगैरह के इंडिया वहाँ पे हेल्प करेगा। अभी इसको वेट करते हैं और इसमें डिटेल्स आएंगे। बट द आइडिया इज़ कि इंडिया रीच आउट कर रहा है अपने नेबर्स में। आईआर के सवाल में आई टोल्ड यू, आईआर में जो इंडिया एंड इट्स नेबर्स है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नेबर्स। सो दैट इज़ वाई जो हमारे नेबर्स हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इधर अफगानिस्तान, चाइना, तो म्यांमार, बांग्लादेश, इन सब के साथ हमें हमारे जो बायलैटरल टाइज है उसमें एक शॉर्ट क्रिस्प नोट तैयार रखना चाहिए, जो अभी हम आगे आने वाले टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो जीडीपी का लॉस हुआ कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में। टूरिज्म, बिकॉज श्रीलंका इज़ अ टूरिस्ट सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी, तो टूरिज्म का लॉस हुआ, एक्सपोर्ट्स का लॉस हुआ लॉकडाउन्स के कारण, रेमिटेंस बंद हो गया, फॉरेन रिजर्व्स ड्विंडल हुए, तो श्रीलंका की हालत ख़राब है। पेंडिंग डेट रीपेमेंट हो गया लाइक दिस। फिर इसके बाद राइजिंग अनरेस्ट भी है, बिकॉज राजपक्षा गवर्नमेंट की जैसे एक पॉलिसी थी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर टाइप, वो भी बैकफायर कर गई काफ़ी। चाइना के ऊपर एप्रीहेंशंस बने रहते हैं, लोकल पॉपुलेशन एप्रीहेंसिव होती है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता यहाँ की गवर्नमेंट पे। चाइना ने बहुत ज़्यादा लोन दे रखा है, अब श्रीलंका की रिक्वेस्ट में वो डेट रीस्ट्रक्चर भी कर रहा है, जैसे 5 साल में लोन देना था, अब उसको अब 10 साल में लोन वापस कर दो, तो इसको बोलते हैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो वो एक चीज़ है, बट इसकी भी एक कॉस्ट होगी। तो चाइना में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो दैट इज़ वाई वहाँ के फॉरेन एंड फाइनेंशियल मिनिस्टर ने सॉस अपील किया था, तो इंडिया यहाँ पे रिप्लाई किया। अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैम निर्मला सीतारमन भी एंड मिस्टर बसिल ने डिसाइड किया कि 4 प्रोंग्ड इनिशिएटिव होगा। प्रोंग मतलब दिस 4 डायमेंशनल होगा, 4 डायमेंशनल, जिसमें लाइन ऑफ क्रेडिट होगा, मतलब एक पर्टिकुलर काम के लिए इतना पैसा आपके लिए रिजर्व कर दिया है,
आपको फ्यूल चाहिए तो फ्यूल के लिए से $100 हमने दे दिया, इस $100 से जितना फ्यूल ज़रूरत होगा आप निकाल के यूज़ करते जाओ, तो इसको बोला जाता है लाइंस ऑफ क्रेडिट। तो फ्यूल ज़रूरी है, फूड ज़रूरी है, मेडिसिन ज़रूरी है, तो इन तीनों के लिए हमने लाइंस ऑफ क्रेडिट दिया। साथ ही साथ करेंसी स्वैप भी है, डेट रेफरल भी है, तो हम उनको ईजन आउट कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियल क्राइसिस को, फाइनेंशियल क्राइसिस में हेल्प कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को कम कर रहे हैं, मिटिगेट कर रहे हैं। फिर ये ट्रिकोना ऑयल फार्म प्रोजेक्ट भी है, इंडिया यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसा आएगा, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। त्रिकोना माली प्रोजेक्ट का MOU भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, साइन हो गया है। $400 मिलियन का सार्क करेंसी स्वैप अरेंजमेंट है, उसको ज़रूरत पड़ेगी, हम करेंसी डॉलर्स एंड ऑल, यहाँ पे करेंसी स्वैप भी होगा, हेल्प मिलेगा, दिस इज ऑल्सो देयर। तो ये सब बातें हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट भी है, करेंसी स्वैप भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। वी आर ट्राइंग कि कोलंबो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल के आए, तो दिस इज देयर, लेट अस सी। अभी कल हम इसमें एक आंसर राइटिंग भी करते हैं, इंडिया श्रीलंका बायलैटरल टाइज इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये अनकॉन्कर्ड है, हमने पहला टेस्ट मैच तो जीत लिया बट बाकी 2 टेस्ट मैच हम हार गए। सो दैट इज वाई जब तक विक्ट्री कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक डोंट ड्रॉप द गार्ड्स। स्टूडेंट्स भी यही करते हैं, प्रीलिम्स बड़ा अच्छा निकाल लेते हैं फिर सो जाते हैं, वो रैबिट वाली स्टोरी है। फिर मेंस अच्छा हो जाता है, अभी मेंस लिख लिया ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी सो जाएंगे, वो तब जागेंगे जब मेन का रिजल्ट आएगा। फिर अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया तो दे विल प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू देने के बाद वो फिर फर्दर सो जाएंगे, फिर आगे का रिजल्ट देखेंगे क्या आ रहा है। नेगेटिव आया सो दे विल फील बैड, फिर एट सम टाइम्स UPSC का नोटिफिकेशन आएगा, देन दे विल प्रिपेयर, देन दे विल स्टडी फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। बट द पॉइंट इज कितना टाइम लॉस हो गया इसमें, जितना टाइम यहाँ लॉस होगा ना वो आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है उसमें ये रिफ्लेक्ट करेगा। जितना टाइम अभी आप वेस्ट करोगे वो अभी जो 2022 का अटेम्प्ट है ना इसमें वो रिफ्लेक्ट करेगा, जितनी भी शॉर्टकमिंग्स हैं। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इस एग्ज़ाम का एक फंडा होता है, जब तक जो डिज़ायर्ड रैंक आपको चाहिए लिस्ट में, वो जब तक डिज़ायर्ड रैंक नहीं आ जाती, आपका एज एंड अटेम्प्ट है, आप कॉन्टिन्यूसली मैराथन प्रिपेयर करते जाओ। ये नहीं कि हमने प्रीलिम्स दे दिया फिर सो गए, नो। जब तक वो डिज़ायर्ड रैंक आपका नहीं मिल जाता है, आप परपैचुअल मोशन में आप अपना स्टडी कंटिन्यू करो, उसको स्टॉप मत करो, ब्रेक मत लो, वरना ये बड़ा कॉस्टली प्रूव होता है। स्टॉर्म वार्निंग्स ऑफ अ मेगा सिटी कोलैप्स। अब ये जो आर्टिकल है वो मेगा सिटी का है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हमने कल परसों ही चेन्नई को देख लिया और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रिटर्निंग मॉनसून देखा, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून देखा, रिट्रीटिंग नहीं, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो विंड्स यहाँ कोरोमंडल कोस्ट पे पानी गिराती है और उससे चेन्नई जो है ये शहर डूब जाता है। चेन्नई इज़ वन एग्जाम्पल, हर शहर का यही हाल है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, मेगा सिटी जो है वो कोलैप्स हो रही है। अर्बन एरिया में अर्बन प्लानिंग ज़रूरी है। जो डेवलपमेंट है वो इतना हैपहैज़ार्ड वे में हुआ है कि जो ड्रेनेज है वो नहीं हो पा रहा, पानी की निकासी, और इनकमिंग इज़ मोर देन आउटगोइंग, तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर का स्टोरेज हो जाएगा और उसी को फ्लडिंग बोलते हैं। अर्बन फ्लडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जैसे अभी विंटर्स आया, अभी चेन्नई फिर पैरालाइज हो गई, पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे बताएंगे, बट द पॉइंट इज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स तो बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और जो सिटीज़ है वो स्टैंड स्टिल पे आ जाती है थोड़ा सा बारिश होने पे, तो दिस इज द कॉज ऑफ वरी। अब स्टैंड स्टिल हो जाता है तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वहाँ पे इम्पैक्ट होता है, जैसे एम्बुलेंस सायरन्स दिख रहे हैं, ट्रैफिक हो गया, पीपल को ऑफिस जाने में डिफिकल्टी हो रही है, शॉप्स डिफिकल्टी हो रही है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ गेट इम्पैक्टेड। नाइटमेयर ने 2015 का मेमोरी भी है, इस टाइम पे सडन कैटास्ट्रॉफिक बहुत ज़्यादा फ्लडिंग आया था। रीज़न अगेन क्या था, ड्रेनेज जो पैटर्न है वो ब्लॉक हो गया है, जो यहाँ के लेक्स हैं उधर एनक्रोचमेंट हो गया है, तो लेक्स वर्क करती है एज अ बफर। अब लेक्स ही नहीं है तो पानी बफर नहीं हो रहा है और फ्लडिंग हो रही है। सो एक्टिव मोबिलाइजेशन फॉर चेंज के लिए सिटीज़ में रेग्रेशन हो रहा है, हमारे जो लॉज हैं वो पेपर में रहते हैं, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो द पॉइंट इज, इस सारे एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ों पे वी नीड टू डू बेटर। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सिटीज़ जो है उसको कंसिडर करना चाहिए, इकोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है। तो स्कॉलर्स यहाँ पे देख रहे हैं अर्बनाइजेशन रिलेटेड कैसे चीज़ें बेटर करें, फ्यूचर प्रूफिंग इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। जनरल पॉइंट है इसमें कि क्या चीज़ें होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू अर्बन प्लानिंग, फ्यूचर प्रूफिंग इज़ रिक्वायर्ड।
देन क्लाइमेट क्या इम्पैक्ट करता है, सारे फंडामेंटल्स इम्पैक्ट होते हैं। हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग टूल, बिकॉज अर्बन प्लानिंग में भी यही है कि ग्राउंड में बॉटम अप अप्रोच बेटर होता है। जो म्यूनसिपैलिटी है वहाँ से हम उनसे क्लूज लें, प्लानिंग में उनको इनकॉर्पोरेट करें और फिर बॉटम अप अप्रोच हो, सेंटर, स्टेट और थर्ड टीयर में आएगी दिस नगर निगम, नगर पालिका, लाइक दैट। तो सर्वे हो, वहाँ के जो लोकल है वार्ड्स हैं, वार्ड लेवल पे ग्रुप डिस्कशन हो, एस्पायरेशन, सिटीजन्स क्या चाहते हैं, और ऐसे करके हम प्लान बनाए, मास्टर प्लान बनाए शहरों का। लोकल गवर्नमेंट, दैट इज़ वाई यहाँ पे बहुत ज़रूरी है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। फिर अब यहाँ साइक्लोन्स भी आते हैं, चेन्नई एंड दूसरे टाउन पे। और जैसे एजुकेशन में मल्टी डायमेंशनल देखा हमने, गति इनिशिएटिव देखा था, वो भी मल्टी डायमेंशनल था। ऐसे ही अर्बन प्लानिंग जो शहर है वो भी एक ऑर्गेनिक लिविंग बीइंग की तरह है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना चाहिए। एक तरफ हमें कार्बन एमिशन कम करना है, इंफ्रा को बढ़ाना है, दिस बायोफिलिक डिज़ाइन बनानी है, ग्रीन मटेरियल्स यूज़ करने हैं। ये दो सफिक्स हैं, एक होता है फिलिक, एक होता है फॉबिक। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए। ये है बायोफिलिक, तो इसका क्या मतलब हुआ, टेल, दिस इज बायोफिलिक। देन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब जैसे रिवर्स है, रिवर्स डाइंग हो रही है, चेन्नई मुंबई में भी देखा, वेटलैंड्स जो हैं वो एनक्रोचमेंट हो गया है, तो फ्लड को ना बफर नहीं मिल पाता, पानी आता है, फ्लड्स जो वेटलैंड्स होती है वो उसको स्टॉप कर देती है, मिटिगेट कर देती है, सडन पानी आता है तो। बट अगर वेटलैंड्स ही नहीं है तो फिर वो बैरियर रिमूव हो जाता है। अर्बन हाउसिंग इज वन थिंग, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, एनर्जी, लैंड यूज, पब्लिक वर्क, इरिगेशन, ये सब चीज़ों में लोकल गवर्नमेंट को रोप इन करना चाहिए। चेन्नई का जो फ्लड है, सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम है स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क, पानी की निकासी, जो नालियाँ वगैरह हैं वो चोक हो गई है या फिर वो बहुत पुराने ज़माने की बनी है, तो शहर इतना बड़ा हो गया है, पॉपुलेशन इतनी हो गई है और वहाँ का इंफ्रा उसको सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। स्पेशली मुंबई में यही रीज़न है इतना प्रॉब्लम होने का। मुंबई में मीठी रिवर भी हमने देखा, डेवलपमेंट की बात है, तो वेटलैंड्स को हमें रिवाइव करना ज़रूरी है। अब चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने को फंड्स की भी ज़रूरत है, सैनिटेशन, रोड, सप्लाई, इंफ्रा, फंडिंग ज़रूरी, आईटी कॉरिडोर्स भी हैं यहाँ पे। सो ये जो चेन्नई का है आज का एग्जाम्पल, ये ऑलमोस्ट हर मेगापोलिस मेट्रोपॉलिटन का एग्जाम्पल है। एवरीवेयर वी नीड दिस अर्बन प्लानिंग शहरों में, अर्बन प्लानिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली कोविड-19 के टाइम से हम देख रहे हैं अर्बन प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, तो स्मार्ट अर्बन एनक्लेव करें, वरना जो हमारी शहर है मेगा सिटी वो कोलैप्स होने लग जाएंगे। सो इज अ स्टॉर्म वार्निंग्स ऑफ अ मेगा सिटी कोलैप्स। अब इसमें जो जनरल हमने ये सारे पॉइंट्स देखे हैं ना, वेरी यूजफुल पॉइंट्स, इसको आप आराम से टैम्पलेट की तरह वेरियस आंसर्स में आप इंक्लूड कर सकते हो। ओके, ये बात है प्रेडेटरी प्राइसिंग इज प्राइसिंग इंडियन लाइवलीहुड अपार्ट। पहले क्या होता था, यहाँ कोलगेट का एग्जाम्पल दिया है कि कोलगेट ने कोलगेट बनाया, टूथपेस्ट बनाया, उसको वो भेजा रिटेलर के पास, रिटेलर से पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर लाइक दैट। तो जैसे 35 रुपये में कोलगेट बनाया उसने, इनपुट कॉस्ट थी, उसको 40 रुपये में रिटेलर पे बेचा, फिर 45 रुपये पे दुकान वाले के पास आया और से 50 रुपये में खरीदार उसको खरीद रहा है, तो हर किसी का एक 5-5 रुपये ऐसा कमीशन बन गया। तो ये पूरा एक ऑयल्ड मैकेनिज्म चल रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर से आपके पास, प्रोड्यूसर से यूज़र के पास, ये पूरा मैकेनिज्म था। अब क्या हो गया, आईटी टेक्नोलॉजी आ गई और आ गए ई प्लेटफॉर्म्स, जैसे अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये इधर से 35 रुपये में ही प्रोक्योर करते हैं, 2-3 रुपये और लगाते हैं और बोलते हैं हम 40 रुपये में यहाँ पे दे देंगे। कंज्यूमर को लगता है ये ऐसे दुकान पे जाने पे तो 50 रुपये लग रहे हैं, यहाँ पे 40 रुपये लग रहे हैं, तो दिस इज बेटर। बट ये जो कंपनीज हैं ये कहती हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग। इनके पास ह्यूज फंडिंग्स होती हैं, डीप पॉकेट्स होते हैं, अनस्टेबल जो रहता है, सस्टेनेबल, ये डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये तो सर्वाइव कर जाएंगे 2-3 साल, बिकॉज इनके पास डीप पॉकेट है। बट इस डीप पॉकेट में 2-3 साल में ये जो इतने छोटे छोटे दुकान वाले हैं, ये सारे दुकान वालों का बिजनेस बंद हो जाएगा। अब इनकी मोनोपोली हो जाएगी और कंप्लीट डोमिनेंस भी हो जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो द पॉइंट इज, यहाँ पे लॉज इसीलिए होना ज़रूरी है कि जो प्रॉपर जो चैनल है, डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर जो स्मॉलर जो हैं उनका राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। अब ऐसा भी नहीं है कि हम डिसरप्टिव जो इनोवेशन कुछ हुई है उसको हम प्रमोट नहीं करते,
हम डिसरप्टिव इनोवेशन को प्रमोट करते हैं। डिसरप्टिव इनोवेशन मतलब कोई एक नई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि पुरानी जो तरीका था काम करने का वो ऑब्सोलीट हो गया। दिस हैपन्स। बड़ी बड़ी कंपनीज में हमने देखा एक टाइम पे वो बड़े पीक पे थी, उन्होंने इनोवेट नहीं किया, उनका सडन फॉल भी हुआ। जैसे नोकिया है एट टाइम्स, उसने एंड्रॉयड अब फॉलो नहीं किया, एंड्रॉयड को नहीं अपनाया और नोकिया का सडन फॉल हुआ। तो ऐसी कुछ डिसरप्टिव होती है। जैसे इंटरनेट बहुत डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, नए नए चेंजेस लेके आ रहा है, बट अगर यहाँ पे प्रेडेटरी चीज़ें हो रही है, लॉज जो हैं कंपटीशन कमीशन देख रहा है, अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, तो उस टाइम पे इंटरवीन करना ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया बहुत सारे जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जैसे जियोमार्ट हुआ, उड़ान हुआ, अमेजोन हुआ। ये लोग ना क्या कर रहे हैं कि जो किराना वाले हैं, जो लोकल ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स हैं, वो इससे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, इतना डिस्काउंट नहीं दे पाते। जैसे सेम चीज़ आप मोबाइल में भी देखो, ऑनलाइन इतना डिस्काउंट मिल जाता है मोबाइल में, और जो ऑफलाइन एक दुकान लगा के बैठा है उसको इतना डिस्काउंट नहीं दे पाएगा वो। तो दिस इज हर्टिंग लाइवलीहुड्स। सो दैट इज़ वाई जो प्रेडेटरी प्राइसिंग है उसको चेक करना ज़रूरी है। और ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं ये एग्रीगेटर की तरह काम करते हैं। एक्चुअली दे आर एन एग्रीगेटर। जैसे ऊबर है, ऊबर कोई टैक्सी कंपनी नहीं है, ऊबर इज जस्ट अ एग्रीगेटर, टैक्सी एग्रीगेटर। तो इस टाइप से ये एग्रीगेटर की तरह काम करते हैं। अब इनमें इनके पास फंडिंग बहुत होती है। इनकी जो फंडिंग होती है वो प्राइमरली जैसे चाइनीज़ बहुत है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, अमेरिकन पेंशन फंड्स है, ईजी मनी है इनके पास। सो द पॉइंट इज, इससे क्या होता है, एट टाइम्स मोनोपोली होती है और दिस इज नॉट गुड फॉर दिस मास स्केल लाइवलीहुड एंड इनोवेशन इन कॉम्पिटिशन लाइक दैट। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी जो अमेजोन का केस था उसमें ऐसी ही कुछ बात बताया था कि दिस प्रेडेटरी प्राइसिंग जो है इसको सॉल्व करना जरूरी है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन टैक्सिंग क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन। क्रिप्टो करेंसी में अभी जैसे 1 Feb को बजट भी आएगा, तो अभी हम काफ़ी न्यूज़ देखने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी, देन कितना जो टैक्सेशन स्लैब है क्या उसमें कुछ चेंजेस हो, लाइक दैट ऐसी बातें चल रही है। लेट अस सी। क्रिप्टो करेंसी में अभी हमारा यही व्यू पॉइंट है, आरबीआई इसको अलाउ नहीं करता है बिकॉज इसमें प्रॉब्लम्स हैं। अ लाइफलाइन एनिमल फ्रेम्ड, ये आर्टिकल है। जैसे अभी पिग का जो ऑर्गन है, हार्ट है, उसको ह्यूमन बीइंग में इन्होंने शिफ्ट किया, ह्यूमन बीइंग में शिफ्ट किया, ट्रांसप्लांट किया, इसको जीनो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। अब पिग का बड़ा सिमिलैरिटी होती है हमारी बॉडी से, ऑर्गन्स काफ़ी सिमिलर है, सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सक्सेस हो जाएगा। इसमें हमने कुछ जेनेटिकल मॉडिफिकेशन भी किया था पिग के इसमें, सो दैट हमारी बॉडी इस ऑर्गन को फॉरेन नहीं माने और उसको एक्सेप्ट कर ले। अदरवाइज कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में आती है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसको किल कर देता है। सो हमने इसमें ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग बनाने की कोशिश किया। अब ये जो बात होती है ना ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन, इसमें आपने सवाल पूछा एथिकली क्या रॉन्ग है। सी, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा था, सरोगेसी आया था, सरोगेसी कमर्शियलाइज होने लग गई थी। बहुत सारे लोग हैं उनको पैसे की बहुत ज़रूरत है और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, तो यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है उसका यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया। सो दैट इज़ वाई ऐसा ही कुछ अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फ्री या फिर एथिकल चीज़ नहीं देखेंगे तो इधर एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। देर आर मैनी पीपल, दे हैव गॉट ह्यूज मनी, और देर आर पीपल जिनमें पैसा नहीं है, ज़रूरत है, तो दे कैन आस्क दिस पुअर पर्सन की गिव योर ऑर्गन लाइक दैट। इस तरीके की रॉन्ग डूइंग्स हो सकती है। तो दैट इज़ वाई रेगुलेटरी चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। प्लस व्हाट इज़ द वन थिंग जो हम सबको बराबर बनाती है, वो चीज़ होती है मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी मतलब वी ऑल आर गोइंग टू डाई वन डे, दैट्स अ फैक्ट। सो द पॉइंट इज़, अगर हम इस तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, या फिर एक टाइम आया था जब जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज़ की बात थी कि हम टेलर मेड करेंगे, इस टाइप का बेबी में ये जीन्स होने चाहिए, लाइक दैट, इट विल नॉट गो। जो नेचर का जो इवोल्यूशन साइकिल है उसके अगेंस्ट जाएगा। तो दैट इज़ वाई इसमें एथिकली और साइंटिफिकली सवाल होते हैं। अब बात यह है कि कुछ जेन्युइन केसेस भी होते हैं, तो हम यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के ऑर्गन जो है ट्रांसप्लांट के भी यहाँ पे केसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल सेवरल पीपल हैं जो अपनी बॉडी को मरने के बाद से डोनेट कर देते हैं, तो उनका जैसे आँखों का या फिर ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो किसी और की यूज़ में आ जाते हैं। बट द पॉइंट इज, इसमें जो एथिकल एंगल है वो कंसिडर करना ज़रूरी है। एक और बात है, जैसे पिग है, पिग में मतलब जूनोटिक डिसीजेज भी हो सकती है। कितना सारा स्वाइन फ्लू टाइप हमने पढ़ा था, जो डिसीजेज एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होती है, तो ये भी एक फैक्टर हमें देखना पड़ेगा।
तो आइडिया ये है कि अभी ये एक जो साइंस जिस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है इट इज़ अप्रिशिएटेड, बट इसमें जो एथिक्स हैं, जो ह्यूमन एंगल्स हैं, ह्यूमन वर्च्यूज एंड ऑल है, उसको भी हमें साइडलाइन नहीं करना चाहिए। ओके, अदरवाइज ये कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। तो दिस इज देयर। अभी इट इज़ टू अर्ली, लेट अस सी ये किस डायरेक्शन में मूव होता है। अ लाइफ लाइन एनिमल फार्म, एनिमल फार्म। बट इसके यूजफुल चीज़ें भी हैं बहुत सारे, हम देखते हैं लाइक फौज में हम देखते हैं कई बार ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं वॉर टाइप में। अगर हमारे पास ऐसे ऑर्गन्स वगैरह का कुछ बैंक है या फिर फार्म है से एनिमल से ही आ रहा है, तो हम उधर उन जो नीडी पीपल है, एक्सीडेंट्स वगैरह इन सब में उनका लाइफ सेव भी हो सकता है। तो मेडिकल साइंस प्रोग्रेस कर रहा है, बट इस प्रोग्रेस में एथिक्स होना भी ज़रूरी है। दिस इज़ द मैसेज। प्राइवेट सेक्टर लीड्स इन्वेस्टमेंट, गुड, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एक्सेलेंट। सेंटर का रेस्पॉन्स अवेटेड है फॉर लॉ ऑन इंटरफेथ मैरिजेस, मैरिजेस में भी रजिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। देन दिस इज आर्मी पायलट्स शुड गेट अंडर वाटर ट्रेनिंग। अभी यहाँ पे कैप्टन जयंत जोशी 254 स्क्वाड्रन ऑफ आर्मी एविएशन रंजीत सागर डैम पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो उन सब एग्जीजेंसीज के लिए भी वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए पायलट्स को। आर्मी की अपनी खुद की एविएशन यूनिट होती है, अंडर वाटर ट्रेनिंग एंड ऑल ज़रूरी है। देन दिस इज़ पॉलिटिकल न्यूज़। स्टैम्प आया है कोवैक्सिन का। हॉस्पिटल्स ट्राइंग टू बियर ओमिक्रॉन लोड, वैक्सीनेशन ज़रूरी है। कोहिमा में एक सेमेटरी है विद द टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट है, कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कैजुअलिटीज़ हुई थी उससे रिलेटेड है। देन दिस इज क्रॉसवर्ड्स। फर्स्ट ओमिक्रॉन केस बीजिंग में, अभी विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं और फिर ओमिक्रॉन का केस। देन एक यहाँ पे बात आया था कुछ दिन पहले, हमने टर्म पढ़ा था डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ विंटर ओलंपिक्स एट बीजिंग। इसका मतलब क्या होता है डिप्लोमेटिक बॉयकॉट? वॉल्केनो कॉज्ड सिग्निफिकेंट डैमेज, अंडर वाटर इरप्शन हुआ टोंगा, ट्रेंच भी हमने पढ़ा है, ट्रेंच पैसिफिक कोस्ट लाइन, एक रिम ऑफ फायर है, रिम ऑफ फायर ऐसे दिस पैसिफिक में। देन नेतन्याहू एंड वॉच आउट, इंडिया मिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू कॉन्कर साउथ अफ्रीका, दिस इज ट्रू। लक्ष्य ने बहुत अच्छा खेला है, वर्ल्ड चैंपियन क्लिंचेस हिज मेडन टाइटल, एक्सेलेंट। बैडमिंटन में हमारी टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है। पैंडेमिक इम्पैक्ट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट, कॉस्टली जेट फ्यूल है, अनइक्वल वैक्सीनेशन है एंड सक्सेसफुल स्किपर कोहली। एफिशिएंसी ऑफ जीरो कोविड स्ट्रैटेजी। अब सी कोविड में वी डू नॉट नो, जैसे थर्ड वेव का भी हमें नहीं पता था, आ गई, देयर आर सो मेनी अनसर्टेनिटीज। ऐसा माना जा रहा है कोविड-19 बाद में पैंडेमिक की बजाय एंडेमिक बन जाएगा, सिंपल सर्दी खांसी टाइप। लेट अस सी। Web3 a vision फॉर द फ्यूचर। ये जो बात है ना, ये काफ़ी न्यूज़ में इंटरनेट इवोल्यूशन का। इंटरनेट जैसे आया था शुरुआत में, तो पहले वेब 1 था। वेब 1 में क्या था, स्टैटिक पेजेस आते थे बस, जहाँ पे किसी कंपनी का एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट में बस उसको इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो दिस वाज वन वे कि कंपनी की वेबसाइट से यूज़र ने वो इन्फॉर्मेशन ले लिया, तो ये था वेब 1। सेकेंड जो वेब 2.0 आया, उसमें क्या था, इंटरेक्शन होने लग गया। प्राइमरली हम उसे सोशल मीडिया बोल सकते हैं, जैसे फेसबुक में यूजर्स भी अपनी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हैं और फिर दूसरे की इंफॉर्मेशन भी रिट्रीव कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इधर 2 वे हो गया। वेब 1 में 1 वे था, वेब 2 में 2 वे हो गया। यूजर भी और कंटेंट क्रिएटर भी दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। दिस इज वेब 2.0। बट यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा था वो किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट था। लाइक फेसबुक पे इंटरेक्ट करना है तो फेसबुक प्लेटफॉर्म हो गया, यूट्यूब पे इंटरेक्ट करना है तो यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया। सो वी वर डिपेंडेंट ऑन दीज प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। अभी जो नेक्स्ट आ रहा है वो है वेब 3.0। वेब 3.0 में कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो जाएगी सारी चीज़ें। इंडिविजुअल यूज़र, इंडिविजुअल क्रिएटर सब आपस में यहाँ पे ब्लॉकचेन वगैरह से कनेक्टेड होंगे। तो इससे क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। जो हम बोलते हैं कि बहुत टेक कंपनी सुपर पावर हो गई है, हम बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं, तो ये चीज़ वेब 3.0 में जो डायरेक्ट यूज़र है, वन ऑन वन सब कनेक्टेड हो जाएंगे, किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। दिस इज़ द मैसेज। तो ये वेब 3.0 है। अभी इस पे भी अर्ली बातें हैं, इसको कैसे इवॉल्व होगा वगैरह बहुत सारी चीज़ें, बट आइडिया हमें पता है वेब 1.0, 2.0, 3.0। तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा, फेयर इंटरनेट होगा। अब जैसे करेंसी में भी यही बात है, जो
क्रिप्टो के प्रोपोनेंट हैं, जो क्रिप्टो को प्रमोट कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि क्रिप्टो में सेंट्रल बैंक को बाईपास कर दो, डायरेक्ट जो है वो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक इधर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, इंडिया ही नहीं, सारे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स। बट करेंसी इज अ डिफरेंट थिंग, और जो बाकी जो सोशल मीडिया एंड ऑल है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो वेब 3.0 में पीयर टू पीयर होगा ट्रांजेक्शन, सेलर टू बायर आपस में डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है, एलिमिनेटिंग द रोल ऑफ द इंटरमीडियरी। तो ये अभी अर्ली बात है, इसमें स्केप्टिज्म भी है कि चैलेंजेस भी आएंगे, मॉनिटर्ड नहीं होगा, किस तरीके से हम इसका बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, कोई एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए होगा हमें, वो कैसे डेमोक्रेटाइज होगा। सो देर आर चैलेंजेस एज वेल, लेट अस सी आगे ये किस डायरेक्शन में मूव होता है। तो वेब 1.0, 2.0, 3.0। सेंस एंड सेंसिटिविटी इन सेल्फ ड्राइविंग कार, यहाँ तीन चीज़ें याद रखनी है। सेल्फ ड्राइविंग कार क्यों इंपॉर्टेंट है, 5G पे आपने नोट तैयार किया, 5G की लेटेंसी 2 मिली सेकेंड है और स्पीड सुपर ऑसम है। तो इससे गैजेट्स आपस में रियल टाइम पे बात कर पाएंगे। और सेल्फ ड्राइविंग कार ऑल्दो टेस्ला का है और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये अब ज़्यादा आने वाले हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार मेन स्ट्रीम होने वाला है। सेल्फ ड्राइविंग कार में एक्चुअली जो मशीन है वो पता कैसे लगाएगी अपनी सराउंडिंग का। तो तीन प्राइमरली इसके सेंसर्स होते हैं, एक होता है कैमरा, दूसरा होता है रडार और तीसरा होता है लिडार। ये तीन टेक्नोलॉजी पे वो प्राइमरली वर्क करते हैं। कैमरा जो होता है, जैसे नॉर्मल कैमरा है, वो फोटो से देख लेगा कि कलर, शेप, रिकॉग्नाइज करेगा ट्रैफिक साइनेज क्या है, लाइक दैट, और फिर मशीन उसको प्रोसेस करेगी और डिसीजन करेगी कि लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, ओवरटेक करना है, टर्न करना है, लाइक दैट कैमरा। बट कैमरा की लिमिटेशंस ये भी होती है कि एट टाइम्स जैसे फॉगी कंडीशन है, कैमरा का सेंसर वर्क नहीं कर रहा है, कुछ ब्लॉक आ गया है, लाइट नहीं आ रही है, तो चैलेंजेस हैं। फिर एक होता है लिडार, फिर जैसे रडार है, यहाँ पे कैमरा हुआ, देन सिग्नल सेंड कर रहा है, फिर एक रडार है। रडार जैसे सिंपल रडार, सिग्नल गया, सिग्नल फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, उसका टाइम एंड दिस रिफ्लेक्शन वगैरह को देख के ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि सामने कौन सी कार आ रही है। पर रडार में हमें जो फाइन डिटेल्स है ना वो नहीं दिखते, जैसे कलर, शेप, रिकॉग्नाइज ट्रैफिक साइनेज एटसेट्रा। तो इसके लिए कैमरा है, फिर रडार है। सिमिलरली लिडार होता है, लेज़र से ऐसे लेज़र बीम जा रही है और वो लेज़र बीम भी रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो लिडार जो है काइंड ऑफ बेस्ट फीचर्स दोनों के ला रहा है, रडार के भी और दिस कैमरा के भी। द पॉइंट इज इन तीनों का कलेक्टिव वर्क करना ज़रूरी है ताकि जो ऑटोमेटिक कार्स हैं ये फुल प्रूफ बन पाए, यहाँ पे चैलेंजेस नहीं हो। टेक्नोलॉजी अभी भी इवॉल्व हो रही है, जितना ज़्यादा डेटा आता है, जितना ऑप्टिमाइजेशन, डेटा क्रंचिंग होती है, उसी के हिसाब से अलगोरिदम भी इम्प्रूव होता है। तो इधर डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक ये यूज़ केस है। अब डेटा जिस तरीके से जनरेट हो रहा है, कॉम्प्यूटेशनल एबिलिटी हमारी बहुत अच्छी हो गई है, तो रैपिड इवॉल्व होना चाहिए, रैपिड एडवांसमेंट्स होना चाहिए सेल्फ ड्राइविंग कार में। तो लेट अस सी, अभी टेस्ला को इंडिया इनवाइट करने का भी बोला था तेलंगाना के एक मिनिस्टर ने। तो लेट अस सी सेल्फ ड्राइविंग कार कैसे आगे बढ़ता है। कीप योर कूल, कीप योर कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिविल सर्वेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफिसर्स, गवर्नमेंट, दिस पब्लिक लाइफ, बिकॉज एट टाइम्स हमने पढ़ा था एंगर जो है, एंगर से क्या होता है, हमारा डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाता है, थॉट प्रोसेस पुअर हो जाता है, लॉजिकल प्रोसेस, ब्रेन एबिलिटी पुअर हो जाती है। सो दैट इज़ वाई स्टे काम, स्टे कलेक्टेड, कीप योर कूल। तो इंग्लिश में कीप योर कूल का मतलब होता है डिफिकल्ट प्रोवोकेटिव सिचुएशन पे भी कीप योर कूल। सो दिस इज कीप योर कूल। देन एक वर्ड है, जैसे हम मीडियम हाइट है तो हम ऐसे बोलते हैं ही इज़ अ मैन ऑफ मीडियम हाइट, ही इज़ अ मैन ऑफ एवरेज हाइट। ओके, टॉल मैन, शॉर्ट मैन, मीडियम हाइट मैन, नो, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, मीडियम हाइट मैन नहीं बोलेंगे, वी विल से ही इज़ अ मैन ऑफ मीडियम हाइट। देन एवरेज हाइट भी हम बोल सकते हैं। एक्सप्रेशन लॉस्ट इट, लॉस्ट इट मतलब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है एंड यू जस्ट लॉस्ट इट, तो यू लूज कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड लॉस्ट इट। ये सब वर्ड्स हैं जो कई बार हम स्पोकन इंग्लिश एंड ऑल में यूज करते हैं। शाउट एंड स्क्रीम हो रहा है, यू लूज योर कूल, लूज योर कूल। सो दैट इज देयर, दिस इज देयर, शी इज ऑलवेज काम, बीइंग काम इज अ सुपर पावर। फिर टेक समवन फॉर अ राइड, मतलब वहाँ पे आपको दिस, जैसे ऑनलाइन स्कैम्स वगैरह होते हैं, टेक समवन फॉर अ राइड मतलब आपने वहाँ पे चीट किया, डिसीव किया, कुछ सेल ऐसा, तो दैट इज टेक समवन फॉर राइड। सो दिस इज इंग्लिश सेक्शन और ये क्विज है।
सो आज द हिंदू है और आज सवाल भी नहीं है, जस्ट हमें कंसोलिडेट करना है अभी तक जो हमने पढ़ा है. ओके, सो दिस इज 17th of January 2022. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.